जय हिंद दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CFBC बॉयलर। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि CFBC बॉयलर क्या होता है, देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगा होता है और उसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे जो स्टीम का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। और एट द लास्ट हम लोग देखेंगे कि इसका क्या एडवांटेज है, यानी कि जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो अदर बॉयलर के कंपेरिजन में इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो CFBC बॉयलर, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो CFBC यानी कि सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, ये क्या है? एक हमारा ये फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन का ही टाइप्स होता है। जब फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे दो टाइप्स का होता है, एक होता है AFBC और एक होता है CFBC। तो यहाँ पे हम लोग CFBC के बारे में डिटेल में देखेंगे। AFBC के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक है और ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दिया हूँ, उससे क्लिक करके आप लोग देख AFBC से रिलेटेड आपका बेसिक फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं CFBC के बारे में। तो CFBC में जो ये पूरा जो वर्ड है CFBC, इसको एक एक वर्ड को समझते हैं, ठीक है। तो पहले आता है C यानी कि सर्कुलेटिंग, जो कि सर्कुलेशन वर्ड से ही बना है, जिसका मतलब होता है कोई चीज यदि जाता है और फिर वापस आ जाता है तो उसी को कहा जाता है रिसर्कुलेशन, ठीक है, जाकर वापस आ जाना। जो तो यहाँ पे देखिए इस बॉयलर में होता क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा रिसर्कुलेटिंग। तो यहाँ पे हमारा यदि कोयला जो जलता है, जो फ्यूल है वो जलता है, तो क्या होता है, हो सकता है कि जो पार्टिकल्स बड़े साइज के वो पूरे तरह से ना जल सके किसी कारणवश से। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो होता है ये फिर ऊपर जाता है फ्लू गैस के साथ। और यहाँ पे आप CFBC बॉयलर में देखेंगे तो आपको एक अरेंजमेंट दिखेगा। यही जो अरेंजमेंट है जो कि इसको दूसरे बॉयलर से ये अलग करता है, ठीक है। इसको कहा जाता है CS यानी कि साइक्लोन सेपरेटर। और ये जब हमारा फ्लू गैस जब जाता है यहाँ से और उसमें जो बड़े पार्टिकल, जो अनबर्न पार्टिकल है, वो आपका इस साइक्लोन से होकर गुजरता है तो यहाँ पे साइक्लोन इफेक्ट जनरेशन होता है, ठीक है, साइक्लोन इफेक्ट क्रिएट होता है। और यहीं पे लगा होता है वोल्टेज फाइनर, जिसकी मदद से हमारा जो ये भारी पार्टिकल्स है वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है और फ्लू गैस जो है वो आगे की ओर निकल जाता है। तो ये भारी पार्टिकल जो अनबर्न बचे वो यहाँ से रिसर्कुलेट होकर फिर से हमारा फर्नेस में आ जाता है और इनका कंबशन होता है, यानी कि जो हमारा अनबर्न है उनका सर्कुलेशन होता है, रिसर्कुलेशन होता है। तो उसी वर्ड से बना हमारा यहाँ पे सर्कुलेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लूइडाइज। तो देखिए फ्लूइडाइज का मतलब क्या होता है, कोई चीज उछलना यानी कि कूदना। मेला वाला में आप देखे होंगे कि जो बच्चे लोग जो खिलौने में जो एयर वाला जो कार्टून वाला जो खिलौना होता है ना, उसमें जो बच्चे लोग उछलते रहते हैं तो उसी को कहते हैं फ्लूइडाइज होना, ठीक है, यानी कि कूदना। साथ में इसका अदर एग्जांपल से समझिए, जैसे घरों में आप पॉपकॉर्न अगर बनाए होंगे तो पॉपकॉर्न यदि आप बनाते हैं तो कैसे वो पॉपकॉर्न उछलता रहता है जब बनता है तो ओके, बट बट आवाज़ जो करता है, तो उसी को कहा जाता है यहाँ पे फ्लूइडाइज। ओके, तो यहाँ पे फ्लूइडाइज कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारा जो बेड मटेरियल होता है, ठीक है, यहाँ पे बेड मटेरियल होता है और जो हम लोग फ्यूल जो यूज करते हैं वो होता है। और यहाँ पे हमारा जाता है PA एयर, ठीक है, PA एयर ये विंड बॉक्स में आता है और यहाँ पे कई सारे नोजल्स लगे होते हैं और इसी नोजल के द्वारा जो है हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी में आपका एयर जो है वो जाता है। लगभग वेलोसिटी जो होता है वो 5 से 10 मीटर पर सेकेंड तक रहता है। ओके, तो आपका ये हाई वेलोसिटी के साथ जो होता है वो आपका बेड मटेरियल को ऊपर की ओर उछालता है। तो बेड मटेरियल क्या होता है, आपको ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ठीक है, फ्यूल के साथ, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है फ्लूइडाइजेशन। और आपको ये देखने में आपको जस्ट लाइक एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता हुआ दिखेगा, ठीक है, फ्लूइड की तरह आपको दिखेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फ्लूइडाइजेशन, ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्लूइडाइजेशन। तो देखिए, और जो नेक्स्ट जो आता है वो है B यानी कि बेड, ठीक है। तो बेड क्या है, तो इस एरिया में जहाँ पे हमारा फ्यूल का कंबशन होता है, ये नीचे वाला एरिया जिस पर हमारा जो कोयला वाला जो होता है वो जलता है, उसको बेड कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो C का मतलब होता है यहाँ पे कंबशन। तो कंबशन का मतलब होता है जलना, ठीक है, जब हमारा फ्यूल जब जलता है तो उसी को कहा जाता है कंबशन। और बॉयलर का मतलब तो आप लोग समझते ही, यानी कि एक ऐसा इक्विपमेंट जहाँ पे स्टीम का जनरेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, तो उसको कहा जाता है बॉयलर। तो एक साथ यानी कि मिलाकर अगर कहें तो सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज बेड कंबशन बॉयलर। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका इक्विपमेंट्स एंड फंक्शन, ठीक है। तो देखिए एक एक करके समझते हैं।
तो यहाँ पे हमारा कोल बंकर हो गया। बंकर क्या होता है कि एक स्टोरेज टैंक जैसा होता है, स्टोरेज इस तरह का शेप का होगा, इसको बंकर कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो कोयला होता है वो CHP से आकर यहाँ पे कलेक्ट हुआ रहता है और ये ग्रेविटी की मदद से यहाँ तक ये पहुँचता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक गेट भाल्व लगा होता है और रनिंग कंडीशन में ये खुला रहता है और यहाँ पे एक RAV होता है जिसको रोटरी एयर लॉक भाल्व कहा जाता है। इसके मदद से हम लोग जो फ्यूल का जो कैपेसिटी है उसको एडजस्ट करते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लेते हैं। यहाँ पे ये जब हमारा फ्यूल आता है ये इस जगह पे आता है जिसको DCF कहा जाता है, यानी कि डायरेक्शन फीडर, और ये डायरेक्शन की मदद से ही ये जो फ्यूल है वो आगे की ओर बढ़ता है। फिर ये फ्यूल जैसे ही आगे जाएगा ये कोल्ड चूट में पहुंचेगा, जहाँ पे कोल्ड चूट की मदद से ये हमारा फर्नेस में चला जाएगा और वहाँ पे कंबशन होगा। ये इस वाले पोर्शन को देखिए, ये नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है विंड बॉक्स यानी कि एक ऐसा बॉक्स जहाँ पे विंड होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो PA एयर है वो APH के बाद यहाँ पे जब आता है तो इसी विंड बॉक्स में जाता है जिसकी मदद से फ्लूइडाइज होता है। अब यहाँ पे ये पोर्शन वाला देखिए, तो नीचे वाले पोर्शन को जहाँ पे कंबशन होता है उसको कहा जाता है बेड और ऊपर वाले पोर्शन को कहा जाता है फर्नेस। ओके, फर्नेस के ऊपरी भाग में देखेंगे तो आपको एक सुपर हीटर मिलेगा। तो इस सुपर हीटर को कई नाम से पुकारा जाता है जिसको शॉर्ट में SSH कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी सुपर हीटर भी बोल सकते हैं, स्क्रीन सुपर हीटर भी बोल सकते हैं, या CABC बॉयलर में इसको कई जगह विंग वॉल सुपर हीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला अरेंजमेंट, तो ये होता है साइक्लोन सेपरेटर और यही जो होता है ये दूसरे बॉयलर से इसको सेपरेट किया जाता है। इसी के वजह से इसको सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज बेड कंबशन बॉयलर कहा जाता है। ओके, यहाँ पे ये जो इंक्लाइन वाला पोर्शन जो होता है इसको कहा जाता है रिटर्न लेग, और ये फिर आगे वाला पोर्शन आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे 2 सुपर हीटर होते हैं। एक होता है आपका टॉप में फाइनल सुपर हीटर को HTSH भी कहा जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर सुपर हीटर, और एक होता है प्राइमरी सुपर हीटर जिसको हम लोग STSH भी कहते हैं, यानी कि LTSH भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि लो टेम्परेचर सुपर हीटर। यहाँ पर भी हमारा स्टीम क्या होता है कि इसका टेम्परेचर राइज होता है सुपर हीट होने के लिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ पे उसके नीचे वाले भाग में देखेंगे तो यहाँ पे इकोनोमाइजर होता है। तो इकोनोमाइजर का क्या काम है, जब BP से हमारा वाटर आता है और जिसको हमको बॉयलर में फीड करना है, ड्रम में भेजना है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले ही प्री हीट कर देते हैं, यानी पहले से ही गर्म कर देते हैं ताकि ये फर्नेस में जैसे ही जाए तो आसानी से हीट को गेन करने के बाद वो तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो ये काम हो गया इकोनोमाइजर का। नेक्स्ट जो है वो है APH, यानी कि एयर प्री हीटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा हीटर जो कि एयर को प्री हीट करे, ठीक है, यानी पहले ही गर्म कर दे। तो यहाँ से जो भी हमारा PA एयर और SA एयर आता है तो इसी APH में आता है और यहाँ पे हीट होने के बाद हमारा विंड बॉक्स और फर्नेस में चला जाता है। ओके, यहाँ पे आप नेक्स्ट जो देखेंगे ये होता है, इसको कहा जाता है ESP का काम क्या है कि आपका जो फ्लू गैस में जो डस्ट होते हैं उसको वो सेपरेट करके जो एस वेसल होता है उसमें उसको कलेक्ट कर दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब यहाँ पे एक फैन देखेंगे जिसको कहा जाता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, जिसको शॉर्ट में ID फैन कहा जाता है। इस ID फैन का क्या काम है, तो ये जितने भी हमारा जो यहाँ पे फ्यूल कंबशन हुआ तो जो धुआं रेडी हुआ जिसको हम लोग फ्लू गैस कहते हैं, उस फ्लू गैस को सक करके यहाँ से वो उसको इस चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये जो लंबा टाइप का आपको दिख रहा है इसी को चिमनी कहा जाता है, जिसको स्टैक भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको कई सारे फैन दिखेंगे जिसमें से पहला जो फैन है वो है PA फैन। इसके द्वारा हमें प्राइमरी एयर मिलता है और यहाँ पे आप जो सेकेंड देखेंगे वो है आपका सेकेंडरी एयर। ठीक है, ये प्राइमरी एयर जो है वो विंड बॉक्स में चला जाता है और जो सेकेंडरी एयर है वो आपका यहाँ से APH में जाने के बाद हीट होने के बाद फिर ये फर्नेस के दोनों साइड में चला जाता है ताकि हमारा फ्यूल का कंबशन प्रॉपर कंबशन हो सके और एक्सेस ऑक्सीजन मिल सके। ओके, यहाँ पे आपको एक फैन और दिखेगा जिसको कहा जाता है WSB, यानी कि वॉल सील ब्लोअर। इसको भी कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे आपका जेसिल ब्लोअर भी कहीं कहा जाता है, आपका रूट ब्लोअर भी कहा जाता है, आपका लूप सील ब्लोअर भी इसको कहा जाता है। तो इसका काम क्या है कि हाई प्रेशर एयर जो ये क्या है, एक टाइप का ब्लोअर है, तो ये क्या करेगा, हाई प्रेशर एयर को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा इस रिटर्न लेग वाले एरिया में। क्यों ऐसा किया जाता है, तो इसका काम ये है कि यहाँ पे जो भी अनबंट आता है उसको वो एक तरह से उसको ढकेल के फिर से वो फर्नेस में भेज देता है ताकि यहाँ पे कोई भी कलेक्शन ना हो। ठीक है, मटेरियल का हमारा प्रॉपर जो है वो अनबंट का जो है वो रिसर्कुलेशन होता रहे, तो इसीलिए इसका यहाँ पे दिया रहता है जो कि बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप टॉप में देखेंगे तो हमारा बॉयलर ड्रम होता है, ड्रम में ये हमारा इकोनोमाइजर से वाटर जो निकला यहाँ पे इन किया। ठीक है, और ये ड्रम के नीचे देखेंगे तो कई सारे डाउन कमर लगे होते हैं जिसके मदद से हमारा जो फर्नेस में जितने सारे वाटर वॉल लगे होते हैं वो पूरे वाटर वॉल में हमारा वाटर जो है वो इसी के थ्रू जाता है। और वाटर वॉल पे जैसे स्टीम का जनरेशन होता है जो कि वेट स्टीम होता है वो इसी राइजर के थ्रू, जो कि कई सारे इसके ऊपर राइजर होते हैं और वो फिर ड्रम में जाते हैं। ड्रम में हमारा स्टीम सेपरेटर लगा होता है और इसी सेपरेटर की मदद से हमारा जो होता है वो ड्राई स्टीम जो होता है वो सेपरेट होकर यहाँ से ड्रम
ड्रम से आउटलेट होता है और फिर सुपर हीटर में जाके वो सुपर हीट होता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और फाइनल सुपर हीटर में जाके आपका जो भी हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर है, मान लीजिए आपका 510 आपका डिजायर्ड टेम्परेचर है तो 510 मिल जाएगा, और फिर उसको हम लोग टीजी में यूज करने के लिए यानी कि टरबाइन में यूज करने के लिए भेज देते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो टेम्परेचर है आपका किसी कारणवश से बढ़ गया, तो उसके लिए भी एक अरेंजमेंट लगा रहता है जिसको एयर टेम्परेचर सिस्टम कहा जाता है। तो उसकी मदद से क्या करते हैं कि हम लोग अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये विंग वाल जो सुपर हीटर होता है इसके इनलेट और इसके आउटलेट में दो आपका पॉइंट रहता है जहाँ पे वाटर को जो फीड वाटर लाइन होता है ना, इसी के वाटर से आपका एक टैपिंग लेके हमारा यहाँ पे स्प्रे किया जाता है ये स्टीम के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो वो जो सिस्टम कराता है उसको एयर टेम्परेचर कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ CABC बॉयलर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उसके फंक्शन। अब जो नेक्स्ट समझते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे जो स्टीम का जो जनरेशन होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, स्टीम का जनरेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो पहला जो चीज़ है वो चाहिए हमारा वाटर, ओके, जिसकी मदद से हमारा स्टीम फॉर्मेशन होगा। दूसरा जो चाहिए वो है आपका एयर, ताकि हमारा फ्यूल का कंबशन हो सके, यानी कि फ्यूल कंबशन होने के लिए हमें O2 की जरूरत होगा जो कि एयर से मिलेगा। तीसरा जो है हमको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हीट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हीट कहाँ से मिलेगा तो फ्यूल से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल क्या है, हमारा कोल है। ओके, तो हमें वाटर चाहिए, एयर चाहिए और फ्यूल चाहिए। तो पहले समझते हैं यहाँ पे वाटर कि वाटर आया कहाँ से। तो देखिए, इकोनोमाइजर में वाटर आता है, और ये वाटर कहाँ से आता है तो BFP के थ्रू आता है, हाई प्रेशर में। BFP में कहाँ से आता है तो डिएरेटर स्टोरेज टैंक होता है, वहीं डिएरेटर स्टोरेज टैंक के द्वारा ही आपका यहाँ पे ये इकोनोमाइजर में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे BFP का जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। कितना प्रेशर होता है तो प्रेशर इतना सफिशिएंट होता है ताकि हमारा जो ड्रम जो हाइट में होता है वहाँ तक हमारा वाटर पहुँच सके। सपोज कीजिए अगर इस ड्रम का जो अगर आपका जो प्रेशर है वो 80 kg/cm² है, तो हम लोग यहाँ पे BFP का जो प्रेशर रखेंगे, डिस्चार्ज प्रेशर, वो लगभग इससे 20% ज़्यादा रखेंगे। यानी 20% मतलब यहाँ पे हम लोग 96 kg/cm² यहाँ पे प्रेशर रखेंगे, तभी जो है वो यहाँ का जो वाटर है वो ड्रम में पहुँच पाएगा। ओके, अब जैसे ही ड्रम में पहुँच गया तो यहाँ पे जो डाउन कमर्स लगे होते हैं उसके थ्रू ये पूरे वाटर वॉल में, ये जो फर्नेस ये जो चारों तरफ आपको दीवार दिखेगा वो आपका पूरे वाटर पैनल से वो आपका घेरा हुआ रहता है, और उसमें पूरा आपका वाटर जो है वो फैल जाता है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे वाटर फिलअप हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि एयर वाला, ठीक है, एयर कहाँ से आया। तो एयर के लिए दो आपका फैन दिया रहता है, एक होता है प्राइमरी एयर फैन और एक होता है सेकेंडरी एयर फैन। ठीक है, शॉर्ट में PFN या SFN इसको कहा जाता है। प्राइमरी फैन से लगभग 60% एयर जो होता है वो आपका फ्लूइडाइजेशन के लिए नहीं है कि इस विंड बॉक्स में प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हमारा जो यहाँ पे बेड मटेरियल जो फ्यूल है वो आसानी से फ्लूइडाइज हो सके। ओके, यहाँ पे ऐसे एयर जो है वो लगभग 40% दिया जाता है। जो ऐसे एयर का क्या काम है कि हमारा ये फर्नेस में दोनों साइड से यहाँ पे दिया रहता है। ओके, यहाँ पे दोनों साइड से दिया रहता है। इसकी मदद से क्या होता है कि हमारा फ्यूल जो होता है वो आसानी से कंबशन होता है, और साथ में एक्सेस एयर प्रोवाइड होता है। एक्सेस एयर प्रोवाइड हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा ये कंफर्म हो पाए कि हमारा जो फ्यूल है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से जल रहा, कोई भी अनबर्न का फॉर्मेशन या CO का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ओके, तो इसके लिए ऐसे एयर दिया जाता है। साथ में आपका टर्बुलेंस भी क्रिएट होने के लिए दिया जाता है, ताकि जो कंबशन हो पूरे अच्छे तरीके से हो सके। और इसका जो एक टैपिंग लेके आपका इसी कोल्ड चूट में दे दिया जाता है, और साथ में जितने भी सारे बर्नर होते हैं, ठीक है, उसमें भी इसका टैपिंग दे दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे बर्नर लगे होते हैं एज पर डिजाइन। तो इस बर्नर का क्या काम रहता है कि शुरू में यदि हम लोग इसको लाइट अप करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, तो कोल को तो हम लोग डायरेक्टली नहीं जला सकते। तो कोल को डायरेक्टली नहीं जला सकते हैं, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट लगा रहता है, तो बर्नर रहता है, और इसमें बेड मटेरियल हम लोग फिलअप करके उसको फ्लूइडाइज करके कोल के इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हीट करते हैं। ठीक है, जैसे ही कोल का इग्निशन टेम्परेचर जैसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारा बेड मटेरियल का 400 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इसी बर्नर की मदद से आएगा, जो कि हम लोग जनरली जो होता है वो LDO या HHD यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा तब कोल को फीडिंग किया जाता है, और कोयला जो है वो जलने लगता है, और HPT जैसे ही लाइन में आ जाता है तो नॉर्मली आपका बर्नर जो है वो हटा लिया जाता है। ओके, तो ये लाइटअप के दौरान होता है। यहाँ पे समझिए कि आपका जो बॉयलर है वो रनिंग कंडीशन में। ओके, तो यहाँ पे आपका एयर हो गया और वाटर हो गया। अब देखिए, अब जैसे ही समझिए कि सपोज कीजिए कि ये जो है बॉयलर जो है वो रनिंग कंडीशन में है,
तो अब यहाँ से फ्यूल आया यानी कि कोयला आया, और कोयला जैसे ही जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 900 डिग्री के आसपास रहता है। ओके, तो जैसे ही जाएगा यहाँ पे क्या होगा, कंबस्शन आसानी से होगा। तो यहाँ पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे वाटर वाल में जितने भी सारे वाटर्स आए हैं वो ऑलरेडी प्री हीटेड है, यानी पहले से गर्म है, इकोनोमाइजर में पहले ही गर्म हो जाता है। तो उसके मदद से क्या होता है कि ये जो आसानी से यहाँ पे हमारा जो है स्टीम में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे जो हमारा जो हीट यूज होता है वो लेटेंट हीट यूज किया जाता है। इसी की मदद से यहाँ पे होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पे जो हमारा स्टीम जो फॉर्मेशन होता है वो वेट स्टीम होता है, और स्टीम फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है वो अपने वेट में हल्का हो जाते हैं, और वाटर जो होता है वो भारी होता है। तो हल्का होने की वजह से वो खुद ऊपर उठेगा, ठीक है, और इसी राइजर के थ्रू वो ड्रम में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये ड्रम में गया, तो ड्रम में आपके साइक्लोन सेपरेटर लगे होते हैं, जिसकी मदद से आपका जो ड्राई स्टीम जो होता है वो कलेक्ट होकर बाहर निकल जाता है इस आउटलेट लाइन से, और फिर यहाँ पे ये प्राइमरी सुपर हीटर में जाके वो कुछ हीट को गेन करके वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, फिर सेकेंडरी सुपर हीटर में जाता है, फिर वहाँ पर भी हीट लेता है और गर्म होता है, और फिर फाइनली जो सुपर हीटर में जाके जितना भी आपको डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए वो जाके आपका हीट लेकर टेम्परेचर उसका बढ़ता है। सपोज कीजिए अगर 510 चाहिए तो 510 जब मिल जाता है फिर इसको हम लोग टरबाइन के लिए भेज देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे स्टीम का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब जो हमारा ये फ्यूल दिए, तो फ्यूल जब दिए हैं तो देखे होंगे घरों में जब आप कोयला वोयला जलाए होंगे तो उसमें कुछ राख भी बच जाता है, तो उस राख को कहा जाता है यहाँ पे ऐश। और ये जो ऐश होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक को कहा जाता है बेड ऐश जो कि साइज में बड़े होते हैं, और दूसरा जो होता है वो फ्लाई ऐश जो कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और इसी फ्लू गैस से जो धुआं का फॉर्मेशन हुआ है, और ये धुआं जो होता है यानी कि फ्लू गैस वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए आईडी जो होता है वो उसको सक करते हुए वो चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देता है। लेकिन उससे पहले जो भी बैड ऐश है तो बैड ऐश को यहाँ पे बेड हाइट को मेंटेन करते हुए बैड ऐश को यहाँ से ड्रेन किया जाता है, दोनों साइड से अरेंजमेंट लगा होता है उसको कूल करके, और ऐश हलने की मदद से उसको साइलो भेज दिया जाता है। और यहाँ पे जो ESP की मदद से जो आपका फ्लाई ऐश जो है जो सेपरेट होकर कलेक्ट हुआ रहता है हॉपर में, उसको भी ऐश हलने की मदद से साइलो भेज दिया जाता है। ओके, तो यही हो गया हमारा यहाँ पे CABC बॉयलर के बारे में, जो कि आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आप एट दी लास्ट जो हम लोग समझते हैं कि इसका एडवांटेज, यानी कि यदि हम लोग इसको यूज करते हैं तो दूसरे बॉयलर के कंपेरिजन में हमको यहाँ पे क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जो समझे कि यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जो इसको साइक्लोन सेपरेटर कहा जाता है, तो ये आपको यहाँ पे एक नया चीज़ दिखेगा इस CABC बॉयलर में। और इसी के वजह से जो अनबंट हम लोग देखें कि इसका रीसर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। और रीसर्कुलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्यूल है वो पूरी तरह से जल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपको कंबशन इफिशियंसी मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। लगभग यहाँ पे जो कंबशन इफिशियंसी होता है वो आपका 98% होता है। तो एक तो कंबशन इफिशियंसी हाई मिलेगी, दूसरा क्या होगा कि अगर कंबशन इफिशियंसी हाई होगा यानी कि फ्यूल हमारा पूरी अच्छी तरह से जलेगा तो हमारा LOI यानी कि लॉस ऑफ इग्निशन जो होगा वो लेस होगा। किसी भी बॉयलर का लॉस ऑफ इग्निशन कम होना चाहिए, तभी हमारा जो होता है आउटपुट जो होगा वो अच्छा होगा। तो एक तो LOI आपका ज़्यादा कम मिलेगा। ओके, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा कि LOI अगर कम होगा तो अनबर्न का भी फॉर्मेशन कम होगा, तो एक तो अनबर्न भी आपका कम मिलेगा, ठीक है। और अगर ये सब कम होगा तो इसका मतलब एट द लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉयलर इफिशियंसी जो है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो कितना होता है बॉयलर इफिशियंसी, तो ग्रेटर देन 85% होता है। ओके, 85%। अब पांचवा का अगर बेनिफिट्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे जो भी हमारा CABC बॉयलर में SOx या NOx का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इसका नेक्स्ट और बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो फ्लू गैस से होने वाला जो इरोजन होता है, जो घिसावट होता है, वो इसमें लेस देखने को मिलता है, ठीक है। जो यानी कि इसमें जो इरोजन होता है वो कम होता है। तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो यही हो गया CABC बॉयलर के बारे में। तो आई होप कि ये जो CABC का जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने शॉर्ट में संक्षेप में इसका जो ओवरव्यू है, जो इसका बेसिक जानकारी है वो समझाने की प्रयास किया है। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग मिलेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।